नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसमें सबसे हम पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के बारे में है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिए गए। कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अगर हम शहरी की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई का स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। अगर हम पहले स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी की बात करें तो 2016 में चलाया गया था। नोडल मंत्रालय कौन है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। और 2016 में जब पहली बार चलाया गया तो 73 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। अभी जो 2022 का स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी है वो 7वां संस्करण है और इसमें आप देखेंगे कि 4355 शहरी निकायों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो इसका प्रारंभ भी 2014 से किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च है। ध्यान रखना कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा है, वहीं जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो हमने स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानी। अब हम स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 को देख लेते हैं कि किन किन श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए और किन राज्यों को ये पुरस्कार मिले हैं। अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो पुरस्कार वितरण शहरी क्षेत्रों के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वितरण किए गए हैं। ये पुरस्कार वितरण कब हुए हैं? 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगर हम पुरस्कारों की श्रेणी में देखें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? 1 लाख से अधिक आबादी या जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान आया है मध्य प्रदेश के इंदौर को, और ये लगातार छठा वर्ष है जब इंदौर को पहला स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दूसरा स्थान गुजरात के सूरत का है, वहीं तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है और मध्य प्रदेश के भोपाल का इस श्रेणी में छठा स्थान रहा। श्रेणी क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछा जाएगा तो पहला स्थान किसका है? इंदौर का। वहीं अगर इसी में देखें कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में, तो पहला स्थान आया है महाराष्ट्र के पंचगनी का, वहीं दूसरे स्थान पर पाटन रहा है छत्तीसगढ़ का और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का कराड़ रहा है। अगर एक और श्रेणी देखी कि स्वच्छतम छावनी बोर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए पहला पुरस्कार किसे मिला है तो महाराष्ट्र के देवलाली को मिला है। वहीं दूसरा स्थान महाराष्ट्र के अहमदाबाद को मिला है, गुजरात के अहमदाबाद को मिला है और वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का महू रहा है। किस श्रेणी में? स्वच्छतम छावनी बोर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड। तो ध्यान रखना फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र का देवलाली। अगली श्रेणी में चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार किसे मिला है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में हरिद्वार को मिला है, वहीं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में फर्स्ट प्राइज मिला है यूपी के बिजनौर को। अगर अगली श्रेणी में और चले, स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार देखें तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। इसमें दूसरा प्राइज छत्तीसगढ़ को और तीसरा प्राइज या तीसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। वहीं अगर हम 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में देखें तो पहला पुरस्कार त्रिपुरा को मिला है, वहीं दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तराखंड को। ये श्रेणी क्या है? श्रेणी है स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार। अगर पूछा जाएगा स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार किसे मिला है तो ध्यान रखना कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला, वहीं 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? त्रिपुरा को। कुछ और बातें जैसे देश का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है? इंदौर है। वहीं 5 स्टार रेटिंग वाले कचरा मुक्त शहरों में सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा, तिरुपति ये सब हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और पुरस्कार की श्रेणी है फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड। तो ये किसे मिला है? कर्नाटक के शिवमोग्गा को। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा हमारी एग्जाम में कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो शहरी हैं
शहरी क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि पुरस्कार वितरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती हैं। कौन से मंत्रालय द्वारा? ठीक है, इसकी घोषणा की जाती है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर है, ये बात ध्यान रखना है। वहीं 1 लाख से कम में पंचगनी को मिला है। स्वच्छतम छावनी बोर्ड का पुरस्कार फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? ठीक। एक और एमपी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में फर्स्ट प्राइज मध्य प्रदेश को मिला है, स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इसमें, जैसा कि अभी हमने शहरी क्षेत्रों के लिए देखा, तो अब अगली श्रेणी है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। हमने बताया नहीं कि स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों के लिए भी चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी चल रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट प्राइज मिला है तेलंगाना को। अगर हम बड़े राज्यों की श्रेणी बात करें तो ये 30 लाख से अधिक आबादी को इंगित करती है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट प्राइज तेलंगाना को मिला है, इसी में दूसरा प्राइज हरियाणा को, तीसरा तमिलनाडु को मिला है। अगर हम छोटे राज्यों या यूनियन टेरिटरी की श्रेणी देखें तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये छोटे राज्यों की श्रेणी क्या होगी? 30 लाख से कम आबादी, या ये बातें ध्यान रखनी है। तो अगर पूछा जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट अवार्ड किससे मिला है, तो तेलंगाना को। अगर छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहला प्राइज मिला है। चलते हैं आगे। अगली बात युवा 2.0 योजना के बारे में है। अब ये योजना किससे संबंधित है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। इसका प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2022 को। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करना और देश में लेखकों की ऐसी धारा का विकास करना जो भारतीय विरासत, संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विषयों पर लिख सके। तो ध्यान रखना है कि ये युवा 2.0 कहिए या 2.0 कहिए, योजना शिक्षा मंत्रालय की है और युवा नवोदित लेखकों से संबंधित है। कुछ और बातें इसमें अगर हम जानें तो यह योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लागू की गई है और इस योजना के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के दौरान कितने लेखकों का चयन किया जाएगा? 75 लेखकों का चयन किया जाएगा अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से। जो ये चयनित युवा लेखक हैं इनको 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 के दौरान प्रख्यात लेखकों या साहित्यकारों द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा या प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को शामिल करते हुए भारत के लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर लिख सकें। क्योंकि यहाँ उद्देश्य में आप देखेंगे कि ऐसे लेखकों की धारा का विकास करना है कि जो भारतीय संस्कृति, विरासत, ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विषयों पर लिख सके। तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रख्यात लेखकों, साहित्यकारों द्वारा। अब इस तरह से प्रकाशित पुस्तकों का पहला सेट तैयार होगा अक्टूबर 2023 को और इस योजना के तहत तैयार की गई जो पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सोच है उसको बढ़ावा मिल सके। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा युवा 2.0 योजना का संबंध किससे है, तो युवा नवोदित लेखकों से संबंधित है। कब प्रारंभ की गई? गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को। किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात केजी बालाकृष्णन आयोग से संबंधित है। केजी बालाकृष्ण आयोग न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और ये 3 सदस्यीय है। अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर रविंदर सिंह, ये रिटायर्ड IAS रहे हैं। वहीं प्रोफेसर सुषमा यादव, ये UGC की सदस्य रही हैं। इनको मिलाकर ये आयोग बना है, 3 सदस्यीय। अब इसका गठन कब किया गया है? अक्टूबर 2022 में और इसे 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है? तो धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया है। अब आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि आरक्षण का लाभ पा रहे दलित यदि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। तो इन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए
KG बालाकृष्णन आयोग का गठन किया गया है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है, ये धर्मांतरण कर चुके दलितों को SC का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करेगा, जैसा कि हमने बात की। चलते हैं आगे। अगली बात, लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, उससे संबंधित है। हाल ही में FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को, नाम है मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इनको क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। किसने दिया है? FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्या है ये डेनमार्क का NGO है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। अब जो FEE है ये उन्हीं समुद्र तटों को यह प्रमाणन देता है जो साफ सुथरे होने के साथ साथ हर तरह से सुरक्षित है, और FEE ने ऐसे 33 मानक तय कर रखे हैं जिनके आधार पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। जैसे अगर हम बात करें तो समुद्र तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना, ठीक है, सार्वजनिक शौचालय होना, सौर ऊर्जा प्रबंधन होना, ऐसे 33 मानक, और इन्हीं मानकों के आधार पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान करता है। अब अगर हम ये बात करें कि भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड कितने समुद्र तट हो चुके हैं, तो इनकी संख्या 12 हो चुकी है। अगर कुछ और बातें करें तो अक्टूबर 2020 तक भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। लास्ट ईयर हम बात करें सितंबर 2021 में 2 तटों को मिला था, और अभी 2 तटों को मिल गया है 2022 में, अक्टूबर 2022 में, तो कितने हो गए? 12 हो गए। जो लास्ट ईयर 2 तटों को मिला था तो वो है कोवलम बीच, तमिलनाडु का कोवलम बीच, ये तमिलनाडु में है, और दूसरा है ईडन बीच पुदुचेरी का। इन्हें लास्ट ईयर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, और अभी 2 तटों को मिला है जो लक्षद्वीप के हैं। कौन कौन से? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। ये क्या है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में POP नाम का एक नया पद सृजित किया गया है। किसके द्वारा? UGC द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। UGC से मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अभी POP चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक नया पद क्रिएट किया गया है UGC द्वारा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। अभी समझते हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है क्या। तो संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञों को POP के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर जो नियुक्ति होगी वो अनुभव के आधार पर होगी, कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं रखी गई है। अब हमने कहा कि संबंधित क्षेत्र में, तो संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? विज्ञान, इंजीनियरिंग, उद्योग, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवा, इन सब में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब ये नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए। नियुक्ति कहाँ होगी? विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, ध्यान रखना है। नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए होगी, और विशेष परिस्थितियों में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बात और इसमें कही गई है कि किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, वहाँ पर जो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की संख्या है तो स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसे प्रोफेसरों की जो भर्ती की जा रही है वो किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होगी। अब ये क्या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद का सृजन करना, क्या ये नई कोई अवधारणा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में ये जो POP का नया पद सृजित किया जा रहा है, विकसित देशों में ऐसी अवधारणा पहले से है और वहाँ के लिए आम बात है। भारत में भी IITs और IIM में पहले से ही ये व्यवस्था चली आ रही है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा POP का क्या मतलब है, इनकी नियुक्ति अधिकतम कितने वर्ष के लिए होगी, तो 3 वर्ष के लिए होगी। विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। एक अनुभवी व्यक्ति जब आपको अपने अनुभव से बताएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी तरीका है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कम से कम 15 वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञों को नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता को
इतनी वरीयता यहाँ पर नहीं दी जा रही है, अनुभव को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के बारे में है। अब इसका प्रारंभ कब किया गया? 19 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा किया गया, गांधीनगर गुजरात स्थित अडालज के त्रिमंदिर में। क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। यह मिशन गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा राज्यों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। अब इसमें विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में नए स्मार्ट क्लासरूम, नई कंप्यूटर प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। और जैसा कि हमने बात की कि उद्देश्य क्या है, ये गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर पूछा जाएगा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात से है। क्या वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, AIIB फंडिंग कर रहा है? तो हाँ, कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित है। इसे अक्टूबर 2023 में जारी किया गया है। यह विश्व के 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करती है। अब अगर हम देखें कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन की है, इसमें फर्स्ट रैंक आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की। सेकंड इस पे रही है, आप देखेंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके अमेरिका की है, USA की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसका दूसरा स्थान है। वहीं तीसरा स्थान रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की। भारत की बात करें तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन की ये जो रैंकिंग है, इसमें 75 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है। अगर भारत की दृष्टि से देखें कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान IISc बेंगलुरु का है और इसे 251 से 300 के बीच रैंक प्रदान की गई है, यानी टॉप 300 में हमारा एक इंस्टीट्यूट है। टोटल 75 भारतीय संस्थानों को इसमें जगह दी गई है। अगर हम देखें तो टॉप 500 में हमारे कितने इंस्टीट्यूट हैं, तो 5 इंस्टीट्यूट हैं। वहीं टॉप 600 में हमारे कितने इंस्टीट्यूट हैं? 9। 2023 की ये जो सूची है, इसमें भारत छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। तो यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली पोजीशन पे भारत का कौन सा संस्थान रहा है, तो IISc बेंगलुरु। विश्व में पहला संस्थान कौन सा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की। कितने भारतीय संस्थानों को इसमें जगह दी गई? 75। ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित है जो 30 अक्टूबर 2022 को घटित हुआ। मोरबी गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूटने से ये हादसा हुआ है और यहाँ पर ऐसा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया गया कि 130 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम की ओर अगर हम नज़र डालें तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्घटना के समय इस ब्रिज पर 400 से अधिक लोग मौजूद थे। ये केबल ब्रिज था, इसकी क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन यहाँ पर 400 से अधिक लोग मौजूद थे और इसी कारण से ये अचानक टूट गया और ये हादसा हो गया। कब की बात है? 30 अक्टूबर 2022 को। अब अगर हम इस मोरबी ब्रिज के बारे में कुछ बातें जानें तो यह ब्रिज लगभग 140 वर्ष पुराना है और इसे हेरिटेज ब्रिज के रूप में जाना जाता था। 1880 में इसका निर्माण कराया गया था और निर्माण कराया था राजा बागजी ठाकुर ने। और मरम्मत के लिए यह ब्रिज पिछले 7 माह से बंद था। मीडिया रिपोर्टों की माने तो फिटनेस टेस्ट व लोड टेस्टिंग के बिना ही इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया और ये दुर्घटना हो गई। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि फिटनेस टेस्ट व लोड टेस्टिंग के लिए इसको मरम्मत के लिए 7 महीने से ये बंद था, तो पुल के रखरखाव के लिए ओरेवा ग्रुप के साथ इससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा मोरबी ब्रिज हादसा, हो सकता है ये पूछा जाए कि मोरबी किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात राज्य से। मोरबी जिला गुजरात में है और ये मच्छू नदी पर केबल ब्रिज है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ से संबंधित है। अब ये क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि ये
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर या 369 फीट। इसकी स्थापना राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में की गई है। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में इसकी स्थापना की गई है। 10 वर्षों का समय लगा इसको बनने में और इसको तैयार किया गया है तदपदम संस्थान नाथ द्वारा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है, तो ये शिव जी की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, 112 मीटर हाइट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जा रहा है। कहाँ है ये? राजस्थान में, राजसमंद जिले में। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हैं अक्टूबर 2022 में। अध्यक्ष पद हेतु चुनाव 17 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए, जिसमें इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को हराया और 24 वर्ष के पश्चात गांधी परिवार के इतर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध कर्नाटक के बीदर जिले से है। ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे हैं? 1948-49 में अध्यक्ष कौन रहे हैं? पट्टाभी सीतारामैया। अब अगर हम बात करें, जैसा हम कह रहे हैं कि 24 वर्ष के बाद गांधी परिवार के इतर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो 1998 से 2017 तक इसकी अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी। फिर 2017 से 19 तक राहुल गांधी रहे हैं। फिर 2019 से 22 तक सोनिया गांधी रही हैं और अभी अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में या कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के बारे में है। ये क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस का नया नाम है ये। और टीआरएस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? केसीआर। केसीआर कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये तेलंगाना के सीएम हैं। इन्होंने अपनी पार्टी का नया नाम कर दिया है भारत राष्ट्र समिति। क्यों किया है नया नाम? पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देना इनका उद्देश्य है नाम परिवर्तन के पीछे। तो पूछा जाएगा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या है, तो भारत राष्ट्र समिति। उद्देश्य हमने बात की कि पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात दीसा एयरपोर्ट के बारे में है। ये भारतीय वायुसेना का नया हवाई अड्डा है। अब ये दीसा कहाँ स्थित है? 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी गई। जैसा कि हमने बात की कि ये भारतीय वायुसेना का नया हवाई अड्डा है। ये उत्तरी गुजरात में स्थित है। उत्तरी गुजरात में बनासकांडा जिले के डीसा में स्थापित किया गया है। पाकिस्तान की सीमा से यह केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हम दीसा एयरबेस के महत्व की बात करें तो यह भुज और उत्तरलाई, भुज कहाँ है? गुजरात, और उत्तरलाई है राजस्थान में। तो भुज और उत्तरलाई में वायुसेना के बीच 355 किलोमीटर के लंबे समय से लंबित रणनीतिक अंतर को कम करने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाएगा दीसा एयरबेस, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? ये गुजरात में है। कहाँ है? बनासकांठा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है और इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश जीडी शर्मा। अगर पूछा जाएगा कि J&K सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जीडी शर्मा। अब इसका गठन, ये जो आयोग है इसका गठन किया गया था 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। आयोग ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अगर कुछ बातें पूछी जा सकती हैं प्रोफेसर न्यायाधीश जीडी शर्मा के बारे में, अगर पूछा जाता है कि किस आयोग के अध्यक्ष हैं या आयोग के बारे में पूछा जाए तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम अंतिम बात देख लेते हैं इसमें। अंतिम बात है कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ध्यान रखना है ये गुजरात का मोढेरा है और गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है ये गांव। ठीक है, 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह घोषणा की गई। क्या है? भारत का पहला
24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, अगर ये पूछा जाएगा तो वो क्या है, मोढेरा। तो इस प्रकार से आज हमने अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे राष्ट्रीय प्रदेश को देखा। आज की क्लास फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।